देश दुनिया साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, संप्रति में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। भारतीय न्याय संहिता लागू हुए लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी इस संहिता के बारे में जानना बहुत कुछ बाकी है। इसलिए हम लगातार एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें इसके प्रावधानों के बारे में विभिन्न जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर रहे हैं। आज हम स्टूडियो में हैं एक ऐसे ही एक्सपर्ट के साथ जिनकी एक अच्छी खासी जर्नी रही है और कानून को समझती हैं। हम स्वागत करेंगे श्रेष्ठा मेहता जी का। श्रेष्ठा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत ही हम सबसे पहले इसी से करना चाहते हैं कि आखिर भारतीय न्याय संहिता जो BNS है 2023, उसका अध्ययन आपने किया होगा और अभी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, लगभग 1.5 महीने हो गए हैं। क्या खास फीचर आपको, मतलब क्या खास नज़र आया है इस नए संहिता में पिछले के मुकाबले? हम लोग जब पहले तो दूरदर्शन के माध्यम से हमको जुड़ने का फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं दूरदर्शन झारखंड को कि फिर से हम लोग ये 3 नए कानून जो लागू हुए हैं हमारे भारत देश में, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर सकें। तो जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारे जो 3 नए कानून हैं वो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। और ये जो 3 कानून हैं ये सबसे ज़्यादा न्याय को केंद्रित करता है। ये दंडात्मक से ज़्यादा ये न्याय केंद्रित है। नागरिकों को सुरक्षा देना, न्याय प्रणाली को, कानून व्यवस्था को ठीक करने पे ये ज़्यादा जोर देता है। साथ ही साथ जो हम लोग विक्टिम सेंट्रिक लॉज जो बोलते हैं, ये पीड़िता केंद्रित जिसको बोलते हैं, तो हमारे जो ये 3 नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक साक्ष्य संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों आज हम लोग के साथ लागू होता है कि ये पीड़िता को कितना ज़्यादा ये न्याय दिलाने में जोर दे सकता है और सक्षम है। मतलब जैसा कि नाम से ही पिछला जो कानून था वो था भारतीय दंड संहिता जी, क्योंकि वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, तो उसमें था कि हम भारतीयों को कैसे दंडित करके उसको कंट्रोल करें जी। तो वो वही था कि डेटरेंट, जिसको हम लोग वर्ड यूज करते थे, डेटरेंट थ्योरी, जो दंडात्मक था कि पहले जब डीकोलोनाइजेशन हुआ था ब्रिटिशर्स लोग के टाइम पे, अंग्रेजों द्वारा इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था लोगों को, तो अभी वो चीज़ को बदल के ये पूरा न्याय के तरफ देखा जाता है, न्याय के नज़र से देखा जाता है कि कितना न्याय दिला सके हम लोगों को जिनके साथ अपराध हुआ है, जिनके साथ कोई भी घटना घटी है। तो इसीलिए रिफॉर्मेटिव और डेटरेंट के बीच का एक बहुत बड़ा गैप बना दिया है ये 3 नए कानून। गैप बना दिया है, या जो न्याय के लिए जो गैप था, जो पिछले 78 वर्षों से जनता जो उम्मीद कर रही थी, उस गैप को खत्म करेगा ये गैप को खत्म करेगा, क्योंकि जनता और न्याय के बीच का जो गैप है, जनता और न्याय के बीच को तो खत्म ही कर दिया है पूरा, क्योंकि जनता को और करीब लेके आएगा, क्योंकि जनता को ये चीज़ महसूस होगा कि हमारे जो 3 नए कानून हैं वो कितने न्याय केंद्रित हैं। और न्याय केंद्रित है तो हम लोग को न्याय, क्योंकि इतने सारे प्रावधान आ गए हैं यहाँ पे, महिला, बच्चों, पुरुषों को, जेंडर न्यूट्रलिटी को भी यहाँ पे जगह दिया गया है। तो इससे साफ तरीके से हम लोग को ये समझ में आता है कि ये मतलब जनता और न्याय के बीच का जो जगह है उसको पूरा समाप्त कर दिया है, और जनता को और आत्मनिर्भरता इसमें और महसूस होगा, इसमें इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इसमें खुद जाके जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपने तौर से कर सकते हैं, कहीं दूसरे जगह में बैठ के कर सकते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें जनता को बहुत ज्यादा अधिकार मान्यता, अधिकार संपन्न नागरिकों बनाया को अधिकार जी। दिया गया है। जहाँ तक हम, क्योंकि हम लोग भारतीय जी, हैं, जी। हम लोग भारतीय जी, नागरिक हैं, तो नागरिकों को बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया है। नागरिकों के अधिकारों को रक्षा किया गया है, सुरक्षा दिया गया है। तो बस यही और तीन। जहाँ नागरिक अधिकार की रक्षा की बात आएगी तो वहाँ न्याय तो एकदम जो है बिल्कुल, अवश्य ही मिलेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में अपराध हो रहे हैं और बहुत मतलब दिल दहलाने वाले घटना अभी भी हो रहे हैं, पर हमारा न्याय, जो 3 नए कानून जो लागू हुए हैं, उससे जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों पे कायम उतरने पे ही ये तीनों नए कानून लागू हुए हैं। और इन प्रावधानों, जो ये 3 नए कानूनों में जो ये प्रावधान जो आए हैं, नए नए जो प्रावधान आए हैं, जोड़े गए हैं, कुछ चीज़ों को हटाया गया है, कुछ चीज़ों को बढ़ाया गया है, जैसे जुर्माना बढ़ाया गया है, इन सब चीज़ों को लेके हमको लग रहा है कहीं ना कहीं हम नागरिकों में, मैं भी एक नागरिक हूँ, भारतीय नागरिक हूँ, तो मैं भी एक नागरिक होने के नाते मुझे इस उम्मीद में मैं भी हूँ कि कहीं ना कहीं जो दुष्कर्म, जो अपराध हो रहे हैं हर तरीके के, छोटे बड़े जो भी हो, उसमें न्याय मिले। जी, आपने अभी दुष्कर्म की घटना का जिक्र किया और अभी पूरा देश जो है वो एक तरह से रो रहा है, जो कलकत्ता में हमारे ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ और न्याय की मांग उठ रही है। तो हम चर्चा की इस बात को लेकर करना चाहते हैं कि इस तरह के जो जघन्य अपराध हैं, खास तौर पे जो दुष्कर्म के मामले हैं, उसमें उसको लेके हमारा जो नया कानून है वो क्या कहता है, कैसे वो जो है दंड देने के मामले में और उस पीड़िता को जिसकी हत्या कर दी गई दुष्कर्म के बाद, उसको कैसे न्याय दिलाने में सक्षम है। जैसे हमारे जो ये 3 नए कानून जो लागू हुए हैं, इसमें जो प्रावधानें आई हैं, उन प्रावधानों में साफ सीधे जो दुष्कर्म के खिलाफ जो दंड दिया गया है वो बहुत ही सामान्य नहीं है अपने आप में, वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। क्योंकि पहले तो था कि माइनर का जो डेफिनेशन था उसको अब 18 साल से कम कर दिया, तो 18 साल से कम के बच्चियों के साथ जो भी अगर अपराध होता है तो उनका तो जो दंड है वो आपका डेथ पेनल्टी ही है। और 18 साल के बाद के उम्र के जिनके साथ कोई भी दुष्कर्म या अपराध हो रहा है, उसमें भी आजीवन कारावास है या 20 साल की सज़ा है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सज़ा है। हालांकि जो दुष्कर्म हो रहे हैं, ये सामूहिक बलात्कार बोलिए या फिर बच्चियों को लेकर, महिलाओं को लेकर जितने भी अपराध हो रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो तकलीफ की बात है वो है मानसिक अवस्था। जिस मानसिक अवस्था से पीड़िता या उनके परिवार को जूझना पड़ रहा है, और उसके बाद भी जो इतना दिल दहलाने वाला जो घटना अभी हम लोग सब देख रहे हैं, पूरे देश भर में ये चीज़ है कि कलकत्ता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म किया गया है, उसमें मृत्यु तक हो गई है महिला की, हत्या कर दी गई है। इतनी दुखद चीज़ हम लोग देख रहे हैं, पर हम लोग यही चाह रहे हैं कि आज हमारे बीच में जो ये 3 नए प्रावधान हैं, 3 नए कानून के जो अलग अलग नए प्रावधान हैं, वो शीघ्र ही लागू करके जितनी जल्दी हो सके ये न्याय दिलाए पीड़िता को और पीड़िता के। मैं समझना चाह रहा हूँ कि उस और ज्यादा कठोर जो है दंड देने में हमारा जो नया कानून वो सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है, बिल्कुल 100% सक्षम है। और इसीलिए हम लोग आग्रह करते हैं कि सब लोग मिलकर न्याय के तरफ बढ़ें, क्योंकि हमारा कानून भी न्याय के तरफ ही है। तो उस न्याय के कानून को हम लोग एक्सेप्ट करें, न्याय के कानून को हम लोग अपने साथ लेकर चले, और जो भी अपराध घटी है और जो भी इसमें अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आखिरकार जो है इस तरह की जो घटनाएं हैं वो एक बार फिर सोचने को मजबूर करता है कि हमारा समाज किधर जा रहा है। खैर वो तो अलग बात, फिर हमारे चर्चा का जो मुख्य बिंदु है कि
इस संहिता में क्या क्या प्रावधान है, तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि अगर किसी महिला के साथ छोटा मैंने कम लेवल का अगर कोई घटना हुआ जी, वो उसमें क्या सजा का प्रावधान है, उसमें उस महिला को क्या न्याय का व्यवस्था है, और आगे जो दुष्कर्म तक या हत्या तक क्या है वो थोड़ा डिटेल में मुझे बताइए। अगर हम लोग शुरू करें एक माइनर क्राइम minor से, crime, एकदम छोटा सा जो एकदम रेगुलर बेसिस पे जो महिलाओं के साथ जो होती हैं वो है छीना झपटी, स्नैचिंग। वो पहले कोई प्रावधान नहीं था, अभी हमारे ये नए कानून में ये प्रावधान को जोड़ा गया है। तो महिलाओं का सबसे खूबसूरत आकर्षण है उनका गहना, उनका तैयार होना। अब उस चीज़ को लेके भी अगर महिलाएं सोच में पड़ जाएं कि हम रास्ते में कैसे निकले, हम कैसे चहल पहल करें, मुझे बाज़ार जाना है तो हम 10 बार सोचे कि बाज़ार में खड़े होके हमें सब्ज़ी खरीदने से लेकर बाज़ार के शॉपिंग मॉल में जाने तक, वो चीज़ अगर महिलाओं के दिमाग में रहे तो डर के साए में तो इससे ज़्यादा दुखद चीज़ और कुछ हो नहीं सकता है। तो ये छोटा सा क्राइम और ये जो स्नैचिंग, छीना झपटी है, ये जो नया प्रावधान लागू किया गया है, ये पहली बात तो ये है, ये गैर जमानती है, ये संज्ञेय है, और साथ में नॉन कंपाउंडेबल भी है। मतलब नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल, और आपका जो हम लोग इसको बोलते हैं कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। तो कॉग्निजेबल का मतलब है कि संज्ञेय है, इसको कॉग्निजेबल में लिया जाएगा, इसको मतलब मेजर क्राइम के तौर पे इसको माना जाएगा। पहले ये चीज़ नहीं था, पर अभी ये चीज़ आ गया है। अब धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं आगे की तरफ, जैसे कोई भी अगर दूसरा अपराध महिलाओं के खिलाफ हो रहा है, किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी ताक झांक का जो बहुत समस्या होती है, बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़। तो ताक झांक की जो अपराध है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी सज़ा है। तो पहले जो ताक झांक था उसमें एक चेंज छोटा सा हुआ है, पहले था कोई भी पुरुष, अभी जो चेंज आया है, अभी जो बदलाव आया है उसमें प्रावधान में आ गया कोई भी। तो वो पुरुष और महिलाओं को अलग नहीं, पूरा मतलब महिलाओं के लिए कोई भी अगर ताक झांक करे वो अपने आप में एक गलत चीज़ है, वो होनी नहीं चाहिए, वो पुरुष करे या फिर कोई और करे। तो वो एक चीज़ है। उसके बाद फिर अगर थोड़ा सा और हम लोग बढ़े आगे, जहाँ हम लोग बात करते हैं मेडिकल रिपोर्ट की, मेडिकल जांच की, तो मेडिकल जांच आपका अगर कंसेंट मिलता है, अगर महिलाएं सहमति देती है और वो इंफॉर्मेशन अगर मिलता है, उसके 24 घंटे के अंदर में मेडिकल जांच हो जाना चाहिए, और वही मेडिकल जांच 7 दिनों के अंदर में आईओ के पास पहुंच जाना चाहिए। तो वो एक टाइम फ्रेम बांध दिया है। हाँ, जिम्मेवारी टाइम फ्रेम तय किया गया है। ये नए जो 3 कानून लागू हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम को बांध दिया गया है, क्योंकि हमारे जो पुराने जो कानून थे वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था कहीं ना कहीं। अभी शायद टाइम को बांध देने के वजह से शायद, और हमें पूरा विश्वास है कि ये न्याय की प्रक्रिया को और आसान करेगा और उसको न्याय जल्दी सुलभ क्योंकि देर से बिल्कुल। और समय सीमा नहीं निर्धारित रहने से क्या होता है कि साक्ष्य के नष्ट होने का भी खतरा रहता है। बिल्कुल। एक और चीज़ ये है कि ये जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जो बात करते हैं, जब कोई भी घटना घटती है जो क्रिमिनल एक्ट के तहत हुआ है, तो उसमें 2 से ज़्यादा अडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। कोई अडजर्नमेंट की अनुमति नहीं है। मतलब कोर्ट में भी अगर कोई वकील या फिर कोई जो अपना केस को रिप्रेजेंट करने के लिए खुद जा रहे हैं, वो अगर समय की मांग कर रहे हैं, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होते हैं, क्रिमिनल मामले जो होते हैं, उनमें 2 से ज़्यादा अधिक का समय का प्रावधान नहीं है। मतलब वो कोर्ट के लिए भी एक समय सीमा निर्धारित की गई है। जी, एकदम समय सीमा निर्धारित है। तो वो एक चीज़ हो गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पहली सुनवाई की तिथि से 30 दिनों के पहली सुनवाई की तिथि के 60 दिनों के अंदर में आपको आरोप गठित कर देना है। तो वो एक टाइम फ्रेम बांध दिया गया है। सारी सुनवाई हो जाने के बाद, सारा आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाने के बाद 30 दिनों के अंदर में जजमेंट भी पास कर देना है। तो वहाँ पे भी एक टाइम फ्रेम बांध दिया गया है। और वो जजमेंट पास करने का जो टाइम एक्सटेंड हो सकता है वो 45 दिन तक ही हो सकता है। 30 से 45 दिनों के अंदर में। तो वो भी एक प्रावधान है
क्योंकि टाइम को इतना जल्दी अच्छे से बांधा हुआ है। उसके बाद एक और चीज़ पहले जो नहीं था, जो अभी हमारे नए कानूनों में जोड़ा गया है, वो है कि 90 दिनों के अंदर में पुलिस अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट का या फिर जो अपराध है उस अपराध का जो प्रोग्रेस है उसके बारे में पीड़िता को सूचित करना अच्छा। अनिवार्य है कि आखिर उसको न्याय मिलने के रास्ते में कितनी प्रगति हुई। जी। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो पूरा टाइम फ्रेम को अच्छे से बांध के रखे हैं हमारे 3 जो नए कानून हैं। इससे हम लोग को बहुत सहायता होगी। हम कानूनी प्रक्रिया में भी, हम कानून की व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, तो कानूनी व्यवस्था में भी हम लोग को बहुत मददगार साबित होगा ये चीज़, और साथ ही में पीड़िता को भी बहुत राहत मिलेगी। 2 चीज जो नई बात मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन आपने 2 नई चीज़ों को आप आज उभारा है आपने, मैं कहूँगा, या खोज किया है हमारे कार्यक्रम के दरमियान कि ये अब केवल रांची की बात करें, झारखंड की बात करें, तो स्नैचिंग के मामले से बहुत हमारी महिलाएं, बहुत जो हमारी जो महिलाएं हैं बहुत परेशान, बिल्कुल ठीक है। और ताक झांक वाला जो इशू है उससे भी, क्योंकि बच्चियां स्कूल जाती हैं, उनको कोई पीछा करता है, उनको एक अदृश्य खतरा हमेशा महसूस होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो बच्चियों के साथ, क्योंकि हम लोग महिलाओं और बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, और हमारे जो नए कानून हैं वो भी महिलाओं और बच्चों को बहुत ज़्यादा न्याय की तरफ लेके चल रहे हैं, उनको न्याय देने में। तो हम लोग जब बच्चों की भी बात करें, बच्चे तो मासूम होते हैं, उनमें तो खेलने कूदने की उम्र है उनकी, वो लोग खेलते हैं, उनमें इन सब चीज़ों का कोई मतलब दिमाग में उन लोग के आते हैं, ज्ञान भी नहीं है कि वो लोग का पीछा कौन कर रहा है, उन लोग को कौन देख रहा है, उन लोग के साथ किसके साथ चल रहे हैं, किन लोग के साथ नहीं चल रहे हैं। पर आज हम लोग को ये चीज़ लग रहा है कि आज बच्चों के साथ भी जो दुष्कर्म हो रहा है, तो बच्चों को भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और ये समझाएंगे अभिभावक, माँ बाप और स्कूल के जो टीचर्स है। बैड टच गुड टच के बारे में बैड टच हुआ, गुड टच हुआ, कैसे किन के साथ जाना है, यहाँ तक कि ऐसा मतलब बच्चों को इस कदर समझने के लिए हम लोग को उत्साह देना चाहिए कि आपके लिए जो हैं वो आपके माँ बाप ही हैं, क्योंकि आज अगर वो चीज़ वो लोग अपने अंदर में लेंगे, तब जाके जब वो धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ेगी, वो जब बालिग बनेंगे, तो उनको समझ में आएगी अच्छा और बुरा में फ़र्क क्या है। तो बच्चों के लिए भी बहुत सारे नए प्रावधान जोड़े गए हैं, और माइनर बच्चियां, नाबालिग बच्चियां को अभी सिर्फ बच्चियों में डिफरेंस ला दिया गया है। तो माइनर चाइल्ड और एनी चाइल्ड, तो एनी चाइल्ड अपने आप में ही बच्चों का जो डेफिनेशन है एनी चाइल्ड, वो अपने आप में ही पूरा संपूर्ण है। वो माइनर चाइल्ड बोलने की जरूरत नहीं है, नाबालिग बच्ची या फिर नाबालिग नहीं है, वो चाइल्ड मतलब है कि वो अपने आप में ही संपूर्ण है, कि वो बच्चे हैं। तो वो चीज़ एक है। उसके बाद हम लोग शायद ये भी एक बहुत छोटा सा अपराध है, जो छोटा सुनने में तो लगता है, पर करते करते वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल तक जाता है, कि ये बच्चों की तस्करी जो होती है, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित बिल्कुल। और ये शुरुआत होती है एक छोटे से इंसिडेंट से, कि रास्ते में आप भी कभी जाते होंगे तो देखते होंगे बच्चे वाइपर बेच रहे हैं और कपड़ा बेच रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं बच्चे, हम लोग को इसके बारे में क्या जानकारी है, उनको कौन हायर करके लेके आया है, उनको कौन झांसा दे के लेके आया है कि तुमको नौकरी मिलेगा, तुमको पैसा मिलेगा। ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी काम हो रहा है, और ये होते 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 वो ऐसे लेवल पे जा रहा है कि वो शायद देश के बाहर भी हो रहा होगा ऐसा, कि कितनी तस्करी हो रही है, कितना ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फीमेल ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ गया है। तो इसका जो मेन जड़ है उसको लेके भी हमारा जो नया कानून है उसको दर्शाया है, और उसको बोला है कि मतलब नए कानूनों में ये चीज़ का प्रावधान है कि ये भी एक दंडनीय अपराध है अगर कोई बच्चे को कोई भी काम के लिए उत्साह से हायर किया जाता है, या पैसों का झांसा देकर उनसे कोई दुष्कर्म करवाया जाता है, कोई भी गलत तरीके से, तो वो भी अपने आप में एक अपराध है। झारखंड में खासतौर पर समस्या देखी, यहाँ की बच्चियाँ जाती हैं बाहर कमाने के लिए,
और माँ बाप को कुछ दिनों तक पैसा आता है जी। और फिर अचानक पैसा आना बंद हो जाता है और माँ बाप बच्चियों के इंतज़ार में जो है वो गुजर जाते हैं, नहीं बच्चियां नहीं आती जी। हैं। तो वैसे मामलों में को लेके क्या है इस प्रावधान? प्रावधान वही है कि कोई भी अगर ऐसे कानून में, मतलब ऐसे अपराध में अगर कोई पाए जाते हैं, अगर कहीं ना कहीं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होता है, कोई मिसिंग कंप्लेंट होता है, तो इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए, इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। और वही है कि जो प्रक्रिया है वो, और एक और सबसे बड़ी बात है कि जैसा आपने कहा कि मान के चलिए बेटा हो या बेटी हो, वो बेंगलोर में पढ़ाई कर रहे हैं और बेंगलोर में पढ़ाई कर रहे हैं और माँ बाप रांची में हैं, दूसरे शहर में बैठे हैं, उनके साथ कोई अपराध घटी हो या कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है अपने बच्चों के साथ, तो ऐसा जो जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है, आप अभिभावक के तौर पे रांची में बैठ के आप कंप्लेन कर सकते हैं, जुरिस्डिक्शन को पूरा खत्म कर दिया है। तो वो एक बहुत अच्छा प्रावधान है जिससे कंप्लेन को और अच्छे तरीके से मतलब थाना के संज्ञान नाम में पे लिया जाएगा। पहले क्या होता था कि थाना के नाम पे कि मेरे थाना क्षेत्र का मामला जी, नहीं है, जी। ये मेरे जिले का अब वो मामला खत्म नहीं हो है। चुका है। वो खत्म हो गया। वो ये खत्म हो मतलब चुका है। आसान, हमारे जो दर्शक हैं उनको आसान शब्दों में ये हम समझाएं कि जो पहले आपको पुलिस टहला देती थी कि भैया ये तो दिल्ली का मामला है, रांची में कैसे होगा, अरे ये तो फलना थाने का मामला है, मांडर थाने का मामला है, रातू थाने में कैसे होगा। तब ये समस्या अब खत्म हो गई है। जीरो एफआईआर दरअसल वही है। जी, मैम आप और जी। क्लियर बताइए। हाँ, तो जीरो एफआईआर का मतलब यही है। जीरो एफआईआर के साथ साथ हम लोग ई एफआईआर भी बोलते जी, जी। हैं। तो ई एफआईआर जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक भाषा में, क्योंकि आज हमारे जो 3 नए कानून हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा मान्यता दिया दे रहे है। हैं। तो अगर हम लोग ई एफआईआर की बात करें और जीरो एफआईआर की बात करें, तो आज मैं यहाँ पे बैठ के मैं मुंबई में अपना केस दर्ज करवा सकती हूँ, थाना में रिपोर्ट लिखवा सकती हूँ। ये जुरिस्डिक्शन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म कर दिया है। और हमको लग रहा है शायद ये कहीं ना कहीं ये जो कानूनी प्रक्रिया जो होगी उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये लाएगा। क्रांति की तरह देखी जा रही है। बड़ा सरलीकरण हो गया है ना जी, कि भाई अब कोई जरूरी नहीं, अगर आपके साथ कोई चीज हो गया तो कोई जरूरी नहीं आपको कि वहीं पे रुक के या आप कहीं थाने में जाइए। अब आप अपनी जगह पे भी आइए और ईमेल के जरिए कंप्लेन कर दीजिए। जी। एक और चीज़ बहुत अच्छा हमारे नए प्रावधानों में आया है, ये जो मेंटेनेंस की बात होती है, जो पेरेंट का, मान के चलिए कोई भी कारणवश अगर पति पत्नी एक साथ नहीं अपना जीवन ज्ञापन करना चाहते, गुजारना चाहते हैं, तो पहले के प्रावधान में क्या था कि ये जहाँ पेरेंट रिसाइड करते हैं, जहाँ पेरेंट रहते हैं, वहाँ ये चीज़ लागू होगा। पर अभी बच्चों के तरफ इसको केंद्रित करते हुए ये जहाँ बच्चे रहते हैं, जहाँ बच्चे रिसाइड करते हैं, वहाँ इस केस का जुरिस्डिक्शन होगा। अच्छा, आपने जब एक मामला बता दिया, थोड़ा मेरी रुचि जगी इसमें कि क्या जो हमारे यहाँ जो तलाक का कानून जो था उसका भी कुछ सरलीकरण हुआ है, उसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं? ये जो है, जो हम लोग डिवोर्स की बात करते हैं, डिवोर्स तो अपने आप में, क्योंकि उसमें महिला हिंसा भी जुड़ा हुआ है। जी, महिला हिंसा भी डोमेस्टिक वायलेंस है और घर घर में शायद होता है बहुत जगह, अभी तो क्योंकि हाँ इसीलिए और बहुत रूप में आया है। तो वही फिर से अगर हम घूम के आते हैं तो वो महिलाओं के तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रताड़ित किया जाता है उनको अलग अलग तरीके से, और इतने दयनीय तरीके से बहुत अपराध होते हैं जिसके बारे में चर्चा करना भी बहुत अपने आप में शर्मनाक लगती है। इसीलिए महिलाओं को फिर से यही मैं भी संदेश पहुंचाना चाहूँगी कि अपने आप को रोके नहीं, अपने आप को आगे बढ़कर कानून, जो हमारे जो 3 नए कानून हैं उसकी मदद लेकर आगे बढ़े। मतलब चुप नहीं रहना है, चुप न्याय नहीं पाना रहना है। जी, न्याय पाना है, क्योंकि न्याय हमारे साथ है और न्याय तीनों भारतीय जो कानून हैं इससे लागू हुए हैं और महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा
मददगार साबित मदद- होगा। हाँ, और मन कई अब जो पहले जो उलझा हुआ रहता था मामला या सालों साल चल रहा है, दोनों पार्टियों को बुलाया जा रहा है, कोई एक पार्टी उपस्थित नहीं हो रहा है, एक उपस्थित हो रहा है, तो ये सब भी अब चेंज जी होंगे। बहुत ज़्यादा। और साथ में ऐसे अगर तीनों प्रावधानों के अलावा और हम लोग बाहर के बाहर के प्रावधानों में अगर चर्चा करें या बाहर के कानूनों में चर्चा करें तो मीडिएशन का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले जी। करता है कि कहीं ना कहीं अगर पति पत्नी कोई भी अपराधों के बाद अगर एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वो कोर्ट में लड़ाई झगड़ा करके या कोर्ट में इस चीज़ को ज़्यादा उल्लेख नहीं करके ये एक इन कैमरा प्रोसीडिंग में दोनों को आमने सामने बैठा के भी सुलझाया जा सकता है। इस न्याय व्यवस्था में जो है वो मीडिएशन पे बहुत फोकस जी मीडिएशन जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो हम लोग बोलते हैं, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में मीडिएशन एक फैमिली सेटलमेंट के तौर पे होता है कि जहां हस्बैंड वाइफ अगर कोई भी चीज़ से संतुष्ट नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है या दोनों में कोई भी चीज़ की अनबन होती है, तो उस चीज़ को लेके एक डिटेल्ड डिस्कशन एक मीडिएटर के साथ होता है। और मीडिएटर का ड्यूटी वही होता है कि पहले वो कोशिश करे कि दोनों में सुलह करवाने की, सुलह करवाने के बाद अगर नहीं होता है उसके बाद भी एक प्रावधान में जो है हिंदू मैरिज एक्ट में अगर देखा जाए तो सेक्शन 9 का एक है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, उसमें मौका दिया जाएगा, कोर्ट की तरफ से जुडिशियल ऑर्डर होगा, उसमें मौका दिया जाएगा कि दोनों पार्टियों को एक साथ फिर से रहने का मौका मिले। उस बीच में अगर उन लोग को लगता है, उन लोग को अगर ये फील होता है कि वो लोग अब फिर भी नहीं रह पाएंगे, तब जाके उन लोग का जो जुडिशियल सेपरेशन है उसको हो जाना चाहिए। सृष्टा जी, बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारी जानकारी आपसे लेना था, लेकिन अब समय हमारा खत्म हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपने देखा कि नया जो कानून है वो कितना न्याय को लेके फोकस्ड है। तो आप भी, अगर आपके साथ भी कोई समस्या है, आप भी अगर पीड़ित हैं, तो चुप नहीं बैठिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 का लाभ उठाइए और जो बेहतर न्याय का वादा हमारा संविधान भी देता है और कोर्ट भी देती है। इस सप्ताह बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।